नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर स्टॉक के एक और एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आम लोगों की डिस्कशन में हमेशा रहता है और जिसे लेकर आम लोगों के मन में आप ये कह सकते हैं कि एक डर भी रहता है। और मेडिकल साइंस ने इसमें बहुत ज्यादा तरक्की भी कर ली है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कैंसर को लेकर आम जनता के मन में हैं, जो अनसुलझे हैं और जिनके आंसर आम जनता के पास अभी तक नहीं है। तो कैंसर पर आज हम बात करने वाले हैं और कैंसर के इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभम जैन, सीनियर डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल शुभम जी मेरा यही होगा आपसे कि अभी फिलहाल जिस तरीके से कैंसर की स्थिति जब हम देखते हैं, ग्राफ कैंसर का देखते हैं, तो क्या आपको नजर आता है इसके बढ़ने की रेट और वो चीजें कैंसर को लेकर क्या है जो आपको ये लगता है कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कैंसर के बारे में? बसंत, सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में कैंसर हम मोर एंड मोर ऑफन देख रहे हैं, ज्यादातर हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण सबसे ज्यादा तो यही है कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे जो रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं जो कैंसर से हम कॉमनली एसोसिएट करते हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैंसर। सेकेंडली, ये भी कहना सही होगा कि आज की डेट में कैंसर्स को लेकर थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। जिन चीजों के लिए पहले हम टेस्ट नहीं करते थे या जिनके बारे में हमें कैंसर डायग्नोसिस का पता ही नहीं चलता था जिन मरीजों के लिए, वो अब हम ज्यादा इजीली जान पाते हैं कि कोई मरीज कैंसर से पीड़ित है और इस वजह से भी हमारी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है। कुछ कॉमन फैक्टर्स तो हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको अब्यूज, ये सब कैंसर्स के रीजन रहते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल में वैसे भी काफी कॉमन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है, जैसे कि एज या किसी की फैमिली हिस्ट्री होना। ये हर किसी के लिए एक एवरेज रिस्क ऑफ कैंसर रखते हैं और इस वजह से कैंसर एक्चुअली में किसी को भी हो सकता है। द बेस्ट सेफगार्ड इज अवेयरनेस टुवर्ड्स कैंसर रादर देन ट्राइंग टू प्रिवेंट इट ओनली। अब जैसे हम कैंसर को लेकर जब बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, और उस दौरान उसका क्या फायदा शरीर में होता है। अब उसके पाचन से लेकर बात अगर करें तो क्या रिकमेंडेड होता है पेशेंट के लिए प्रोटीन इंटेक कैंसर के दौरान? कैंसर की डायग्नोसिस और कैंसर के इलाज, इस दौरान बॉडी के अंदर काफी चेंजेस होते हैं। हाँ। पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, उनके लिए कुछ भी खाना निगलना, कुछ भी खाना अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की और अदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ESPN गाइडलाइंस के तहत अगर हम देखें तो बॉडी में एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होती है प्रोटीन्स की सिवियरली मैलनरिश पेशेंट्स में, वो 1.2 टू 1.5 पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक भी रिकमेंडेड रहती है। इस वजह से, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी प्रेवलेंट होती है कैंसर पेशेंट्स में, तो बॉडी में मसल मास का कम हो जाना, वैसे वीकनेस आना, ये सब बहुत कॉमन चीजें देखी गई हैं। और इसी कारण से ये रिकमेंडेड रहता है कि पेशेंट्स को अपने खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, प्रोटीन इंटेक अपना खाने के दौरान बढ़ाना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज जो है वो आम लोगों के मन में ये रहती है कि वो स्टेज कौन सी होती है जिसपे डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि अब ये स्टेज पार कर चुका है, जिस पार्ट में कैंसर है या फिर जिस तरीके का कैंसर है उसको अब सर्जरी के थ्रू या फिर उस पार्ट को निकाला जाएगा या फिर कुछ ऐसा, वो कौन सी स्टेज पर आके आप ये तय करते हैं कि अब ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता है? कैंसर की, जैसे हम सभी जानते हैं, 4 स्टेजेस बोली गई हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज तब कहलाई जाती हैं जब जिस ऑर्गन से बीमारी शुरू हुई है उसी ऑर्गन तक सीमित है। फर्स्ट स्टेज में वो गांठ छोटी होती है, सेकंड स्टेज में वो गांठ थोड़ी बड़ी होती है। थर्ड स्टेज तब कहलाई जाती है जब जिस ऑर्गन से बीमारी शुरू हुई उससे निकल के आसपास के ऑर्गन्स या कुछ नोड्स में बीमारी गई होती है। ये पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज एक तरीके से हमारे लिए क्यूरेटिव स्टेजेस होती हैं, जहां पे हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गन के कैंसर में सबसे प्रभावशाली जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो सर्जरी होती है। बट सर्जरी को इफेक्टिव करने के लिए और इफेक्टिव करने के लिए कई बारी हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी साथ में ट्रीटमेंट में ऐड करते हैं।
जब कोई कैंसर के सेल्स जिस ऑर्गन से बीमारी शुरू हुई उससे फैलकर ब्लड के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गन में जाती है, तब हम इसको स्टेज 4 बोलते हैं। क्योंकि ये ब्लड के जरिए किसी और ऑर्गन में गई है, थ्योरेटिकली इसको कभी भी खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से स्टेज 4 कैंसर्स को सर्जरी से इतना इफेक्टिवली हम ट्रीट नहीं कर सकते, बट स्टेज 1, 2 और 3 के कैंसर्स को हम सर्जरी से इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में कभी कभार हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, या तो पहले जिसको हम न्यूएडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, या उसके बाद जिसको हम एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, इसके सहारे से हम बीमारी को ट्रीट करते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है कि क्यूरेटिव इंटेंट तक जब तक किसी का ट्रीटमेंट है, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 3 तक, तो इस कैंसर के इलाज में हम किसी पॉइंट के बाद, साल भर के बाद ये ट्रीटमेंट खत्म कर सकते हैं। जबकि स्टेज 4 के कैंसर ट्रीटमेंट्स में ये ट्रीटमेंट के वजह से ही बीमारी कंट्रोल में है, और ये ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक फिर चलता है। और एक और चीज़ यहाँ पर डॉक्टर साहब वो ये कि जब हम कैंसर के पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या रिकमेंडेड होता है कि वे प्रोटीन आइसोलेट, इसकी भूमिका क्या होती है? क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट को लेकर जितना मैं जानता हूँ कि एक प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है वे प्रोटीन की, उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड एक फॉर्म होती है, तो इनकी क्या भूमिका रहती है किसी भी पेशेंट के लिए? वे प्रोटीन आइसोलेट बेसिकली एक कम मात्रा में, कम डोज में ज्यादा प्रोटीन देने का जरिया है। क्योंकि कैंसर के इलाज के दौरान पेशेंट्स का इनटेक काफी कम हो जाता है, इस वजह से उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी ना डेवलप हो, उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स या वे प्रोटीन आइसोलेट्स की रिकमेंडेशंस रहती हैं। On an average, up to 20 grams of whey protein isolate per day is recommended in severely malnourished patients suffering from cancer. और एक और चीज डॉक्टर शुभम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका इसमें रहा है, और आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा होगा। कैंसर पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं, जब आप डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैंसर को लेकर, तो बहुत शुरुआती स्टेज में आपके डायग्नोस करने का तरीका क्या रहता है? फॉर एग्जांपल कभी कभी पेशेंट्स अनजान भी होते हैं, क्योंकि जब आप शहरी इलाकों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहां पर लोग अनजान रहते हैं अपनी बीमारी से कि उनके अंदर कोई बीमारी चल रही है। तो अलग अलग स्टेज पर आपके इन्वेस्टिगेशन के तरीके क्या रहते हैं, डायग्नोस के तरीके क्या रहते हैं, क्या वेरी करते हैं? ये स्टेज जो हम पेशेंट को बताते हैं उसके कैंसर की, ये एक्चुअली टेस्ट्स के बाद ही पता चलता है। मोस्टली किसी भी पेशेंट के लिए डायग्नोसिस के या स्टेजिंग के जरिए वही रहते हैं। सबसे पहले हम किसी तरीके की एक इमेजिंग करते हैं, जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी स्कैन हो सकता है। ज्यादातर केसेस में एक बायोप्सी करने की भी आवश्यकता रहती है। अब वो बायोप्सी इमेजिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से लेना सबसे ज्यादा आसान है पेशेंट के लिए, सबसे ज्यादा ईजी रहेगा उसके लिए। बायोप्सी की कंफर्मेशन के बाद ही कैंसर की पुष्टि होती है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और एक सवाल ये कि अब आप डॉक्टर हैं, कैंसर को अच्छे तरीके से समझते हैं, और स्पेशलाइजेशन को लेकर अगर बात करें तो आपकी स्पेशलाइजेशन भी मुझे लगता है कि है। अब डॉक्टर साहब एक ये चीज होती है आम लोगों के मन में कि उन्हें पता नहीं लगता कि क्या वो उन्हें कैंसर है या फिर नहीं। कोई ऐसे लक्षण कैंसर के होते हैं जिन्हें समझने के बाद कोई पेशेंट ये डिटेक्ट कर पाए कि हाँ उन्हें कैंसर है, क्योंकि कभी कभी डिटेक्ट कर पाने में ये बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। इसे लेकर लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि आप ये टेस्ट जरूर कराएं। तो ऐसे कोई लक्षण हैं जो लक्षण होने के बाद ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाए डॉक्टर्स की तरफ से कि यू शुड गो फॉर टेस्ट? कैंसर के कोई बहुत असामान्य लक्षण नहीं होते, किसी भी साधारण बीमारी जैसे उसके लक्षण हो सकते हैं। जो फर्क रहता है वो उसके समय पे ठीक ना होने से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर मैं बहुत ही ब्रॉडली बात करूं तो कैंसर के लक्षणों में यदि कोई भी गांठ या छाला शरीर में ऐसा बन रहा है जो समय रहते खुद से नहीं भर रहा है, कहीं से भी अगर खून का रिसाव हो रहा है, चाहे वो पीरियड्स एक उम्र के बाद पीरियड्स खत्म होने के बाद हो, चाहे वो लेटरिन में, पेशाब में, खांसी में या उल्टी में ब्लड लॉस हो रहा हो, या फिर कोई भी बॉडी में हमारी चेंज आ गया हो, जैसे किसी को खांसी रह रही हो जो खुद से ठीक नहीं हो रही, या किसी बिना किसी कारण के आवाज में बदलाव आया हो, या वजन कम हो रहा हो, तो ये कुछ चेंजेस जो बॉडी में अपने आप से ठीक नहीं हो रहे हैं, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई भी चेंज हमारी बॉडी में 2 या 3 हफ्ते तक
कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को और मरीज को दोनों को कैंसर की संभावना के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। अमूमन हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो वो एक इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर भी देखने को मिलता है और उसकी वजह से भी तमाम दिक्कत परेशानियां हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। अब लेकिन जब कोई पेशेंट कैंसर से रिकवर कर रहा होता है, वो एक जो विंडो होती है रिकवरी विंडो, अब उस दौरान हाइड्रेशन की कितनी भूमिका रहती है? Like any nutritional deficiency, water intake is also, which is very important for the body. पेशेंट्स को काफी बारी खाना नहीं खाने की तकलीफ होती है, कई बारी ये होता है कि इलाज के दौरान उनको डायरिया या वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में वाटर कंटेंट की, वाटर इनटेक की कमी हो जाती है। वाटर, जैसा हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी 60-70% पानी से ही बनी होती है, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन एक बहुत मेजर कारण रहता है मरीज के बार बारी भर्ती होने की रिक्वायरमेंट होने का। इस वजह से वाटर इनटेक अलग अलग फॉर्म्स में, चाहे वो किसी तरीके का जूस हो या किसी तरीके के सूप्स हो, इनके फॉर्म में वाटर इनटेक होना बहुत जरूरी है। ये मरीजों को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेल्थ तक, जिससे कि वो बीमारी के साइड इफेक्ट्स को भी टॉलरेट कर पाए, इलाज के साइड इफेक्ट्स को, उसके लिए भी मदद करता है। और एक और अहम सवाल ये जो कि आम लोगों के मन में रहता है डॉक्टर शुभम, वो ये कि और ये सच्चाई है, ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूं। जब लोगों के साथ हम बात करते हैं कैंसर को लेकर, जब डॉक्टर ये इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि कैंसर का कौन सा स्टेज है, या फिर डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद बता देते हैं कि आपको कैंसर का दूसरा या फिर तीसरा स्टेज है, अब आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आपको लेनी होगी, तो उसके बाद लोगों के मन में इसे लेकर भी एक डर रहता है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस ट्रीटमेंट का रहता है कैंसर को लेकर, तो सबसे पहली बात तो एक थ्रेट तो कैंसर का ही पेशेंट के मन में होता है कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा ट्रिकी भी है, और वो एक जो प्रोसेस रहता है पूरे ट्रीटमेंट का, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसे लेकर भी कई अलग अलग तरीके के मिथ्स जो होते हैं वो लोगों के मन में होते हैं। उनको अगर आप थोड़ा क्लियर करें कि ये डरने की जरूरत नहीं है और बॉडी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो डेफिनेटली जो भी आज की डेट में ट्रीटमेंट की जाती है कैंसर के लिए, उसमें सबसे पहले हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ का बहुत ध्यान देते हैं कि इलाज खत्म होने के बाद पेशेंट अपनी जिंदगी में वापस रिकवर होके कैसे सेटल इन हो पाएगा। सो वो रिहैबिलिटेशन का भी बहुत एक मेजर ध्यान दिया जाता है। सेकंड, आज की डेट में कोई भी इलाज शुरू करने से पहले हर पेशेंट के साथ हम उनकी जो ऑप्शंस होती हैं ट्रीटमेंट की, उनको डिस्कस करते हैं। क्या आउटकम्स रहेंगे किसी भी ट्रीटमेंट प्लान से, क्या उनके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, वो सब चीज ध्यान से बहुत ही डिटेल में हर पेशेंट के साथ डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बहुत ही यूनिक होता है। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो, किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट में सर्जरी पहला स्टेप होता है, जबकि किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी पहला स्टेप हो सकता है। हो सकता है किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान में सर्जरी की जरूरत ही ना हो। क्योंकि ये कैंसर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम ये बता सकते हैं कि किस मरीज के इलाज में हम यदि कीमोथेरेपी हटा भी दें तो भी उनका सर्वाइवल अच्छा रहेगा। ये एक बहुत ही इंडिविजुअल डिस्कशन हो जाता है, जिसके लिए हमेशा ऑन्कोलॉजिस्ट अपने पेशेंट से डिटेल में बात करके ही वो ट्रीटमेंट प्लान शुरू करते हैं। बिल्कुल। और एक अहम सवाल ये डॉक्टर साहब कि जब कैंसर को आप डायग्नोस करते हैं, आप अपना पूरा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और किसी भी पेशेंट को लेकर, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है, कि आपने सीवियर केस इसे लेकर कौन सा हैंडल किया है, क्योंकि हर फील्ड में एक वो फेज होता है कि ये जो केस है वो दूसरे केसेस से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा मुश्किल आपको लगा हो कि अब ये आपको डायग्नोस करना है और इसके बाद पूरा ट्रीटमेंट आपको करना है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है किसी पेशेंट को लेकर आज तक? कैंसर्स के, जैसे मैंने बताया, हर मामला बहुत ही यूनिक होता है। हर पेशेंट में अपने चैलेंजेस आते हैं। चाहे अगर हम बोलें किसी छोटे बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हो या वृद्धावस्था में किसी 80-90 साल के व्यक्ति की हम सर्जरी प्लान कर रहे हो। सिमिलरली कैंसर के केसेस बहुत सारे हम आजकल कोमॉर्बिडिटीज के साथ देखते हैं। सपोजिंगली किसी का हार्ट फंक्शन बहुत कम है या किसी को और कोई कारण की वजह से ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। नॉट जस्ट दैट, कई बार लॉजिस्टिक इश्यूज रहते हैं, जैसे कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली बाहर रहती है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से हर कैंसर की ट्रीटमेंट को प्लान करना बहुत ही एक यूनिक पर्सनलाइज्ड प्रोसेस होता है। एंड फिर भी हम
पेशेंट की फैमिली के साथ और पेशेंट के साथ जब डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ इस बीमारी का हल निकल ही जाता है। और एक और सवाल ये है कि अब कितनी तरक्की भारत ने आज कर ली है कैंसर को मात देने में, क्योंकि एक समय मुझे याद है कि वो भी था जब लोगों के मन में ये बात रहती थी कि अगर कैंसर है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और अगर आपको कैंसर है तो आपको विदेश जाकर इलाज कराना होगा। एक वो भी मेंटेलिटी आज के समय में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के मन में है कि कैंसर का इलाज नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस मिथ से थोड़ा सा आप पर्दा हटाएं डॉक्टर साहब, कि कैंसर का इलाज किस तरीके से संभव, वो तो आपने बताया, अलग अलग स्टेज के हिसाब से आप अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके को फॉलो करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन कितनी तरक्की कर ली है भारत ने मेडिकल साइंस के इस फील्ड में कैंसर को मात देने के लिए? भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है आज की डेट में। आई वुड से कि भारत में प्रोबेबली कैंसर का इलाज कराना कई क्षेत्रों में ज्यादा आसान है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा इजी है पेशेंट के लिए कंपेयर टू मेनी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम जितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ें, समझें और इसका इलाज शुरू करें, उतना ज्यादा ही इसको मात देना आसान होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा यदि मरीज ही अपने लिए जागरूक रहे, वो इस बीमारी को लक्षणों के चलते जल्दी पकड़ पाए, तो वो सबसे अहम भूमिका निभाता है कैंसर का इलाज होने में। दूसरे मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है कैंसर के ट्रीटमेंट में कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एविडेंस को, जिससे कि ट्रीटमेंट जो कैंसर का होता है वो और ज्यादा अग्रसर प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो आज की डेट में अवेलेबिलिटी ट्रीटमेंट की, एक्सेसिबिलिटी ट्रीटमेंट की इंडिया में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतनी ही है जितनी किसी मरीज को किसी वेस्टर्न कंट्री में, किसी डेवलप्ड कंट्री में मिलती है। और एक ही सवाल मेरा कैंसर को लेकर है डॉक्टर साहब आपसे कि हम इंडियंस हैं, एशियन कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, और इंडियन बॉडीज में कैंसर को लेकर, क्योंकि कैंसर की, जब आप कैंसर को अच्छे तरीके से देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं और अलग अलग फील्ड्स होती हैं। और इंडियंस में मोस्टली किस तरीके का कैंसर पाया जाता है? कुछ ऐसा आंकड़ा क्या है कि इंडियंस में ये फील्ड का कैंसर, ये स्पेसिफिक कैंसर बहुत ज्यादा है, हमें इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट में बॉडी किसी चीज को लेकर स्ट्रोंग होती है, किसी चीज को लेकर एक वीकनेस बॉडी में रहती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और ऐसा कुछ अभी तक है कि इंडियंस में इस तरीके का स्पेसिफिक कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है, हमें इसे और ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा? भारतीय नागरिकों में अगर मैं बोलूं, महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली पाया जाता है। जो एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट हम देखते हैं बाहर के देशों के कंपैरिजन में, कि हमारे देश में प्रोबेबली यंगर एज ग्रुप में ये कैंसर ज्यादा कॉमनली हम अब धीरे धीरे देख रहे हैं। नोशनली हम जो मानते थे कि कैंसर एक वृद्धावस्था की बीमारी है, ओल्ड एज में ही होती है, ऐसा आज की डेट में हम नहीं देख रहे हैं। ज्यादा हम यंगर पॉपुलेशन को, मतलब 40 से 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच में हम काफी पेशेंट्स को देख रहे हैं जिनको कैंसर है। इसी तरीके से अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो क्योंकि हमारे देश में, एशियन सब कॉन्टिनेंट में तंबाकू के सेवन बहुत ज्यादा है, स्पेशली द स्मोकलेस फॉर्म जैसे कि खैनी, गुटखा, जर्दा वगैरह, तो इस वजह से मुंह के कैंसर बहुत कॉमनली हम देखते हैं। लंग कैंसर्स तो वर्ल्ड ओवर ग्लोबली टोबैको अब्यूज की वजह से बहुत कॉमन है ही, बट मुंह के कैंसर्स एक ऐसी समस्या है जो कि भारत और आसपास के देशों में बहुत ज्यादा है टोबैको की वजह से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जब कोई पेशेंट अपने ट्रीटमेंट साइकिल से गुजर रहा होता है और उस दौरान आसपास, क्योंकि ये कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हैप्पीनेस इज द बेस्ट थेरेपी फॉर रिकवर, और उस समय एक पॉजिटिव माइंडसेट की भूमिका कितनी ज्यादा होती है? क्योंकि जब कोई पेशेंट कैंसर को लेकर ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, सबसे पहली चीज एक नेगेटिविटी को जो प्रभावित करती है वो ही कि कोई पेशेंट जो है वो कैंसर से जूझ रहा है, एक नेगेटिव माइंडसेट हो ही जाता है, क्योंकि कैंसर को लेकर आज के समय में ये चीज है। और आसपास के हमारे जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, तो क्या उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, अगर किसी पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना कि वो खुश रहें? 100% किसी भी कैंसर
पेशेंट के लिए उसकी ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट एक बहुत अहम हिस्सा होता है उनकी रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं, पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें हो रही होती हैं, तो इस दौरान यदि फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स अगर सहारा दें तो ये वक्त थोड़ा सा कटना उनके लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत अहम, जो मैं बोलूंगा, जिम्मेदारी फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स की होती है, वो होती है करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज की डेट में हमारे आसपास जब हम रील्स वगैरह देखते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सब कुछ इतना ज्यादा एक्सेसिबल है, तो बहुत ज्यादा आसान होता है पेशेंट के लिए एक गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। सो यही एक जिम्मेदारी बन जाती है आसपास के सभी लव्ड वंस की, केयर टेकर्स की, कि जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के पास हो उसे डिस्कस करें, उससे बात करें और उसको सही तरीके से उनके पास लेकर आए। गलत इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अब्सॉर्ब करना और डर के अंदर ही अंदर परेशान होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हम देखते हैं अपने मरीजों के साथ। तो उनसे बात करना इस बारे में कि उनका इलाज कैसा चल रहा है या वो अपनी लाइफ में कितनी जल्दी, कितनी आसानी से वापस रिकवर कर पा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के दौरान जो कैंसर पेशेंट है उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट को प्रभावित कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये आप खा सकते हैं, या फिर इस चीज़ का सेवन आपको ज़्यादा करना है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है? सो डाइट या न्यूट्रिशन इज डेफिनेटली वन कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉक के लिए चले जाना, थोड़ा बहुत घर में नॉर्मली बात करना, सबके साथ बैठना, खाना खाना, सो ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमारे पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल में काफी लोगों के लिए ये वो काम पे भी अपने जा सकें, उनके एम्प्लॉयर की तरफ से अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जहाँ पे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या कुछ लाइट ड्यूटीज कर सकते हैं, तो वो भी उनको एक नॉर्मल फील करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या फिजिकल एक्टिविटी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है रिकवरी में? डेफिनेटली, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी तो मसल मास जो है, स्ट्रेंथ जो है मसल्स की, वो और ज्यादा डिटोरिएट ही होगी। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर की मतलब मॉर्निंग वॉक्स में या नेचर से थोड़ी सी रिकवरी में हेल्प मिलती है, मरीज को खुद अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करती हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम जैन, आप जुड़े और हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया और उन तमाम पेशेंट्स को आपने बताया। लोगों की जानकारी के लिए कैंसर को लेकर आपने कई ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे दर्शकों को अभी तक नहीं पता थी, और उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम से जानकारी कैंसर को लेकर मिली होगी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है आज समाज में जिसे लेकर अवेयरनेस तो लगातार क्रिएट की ही जा रही है। अब ऐसे में आपका सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अब कैंसर एक बीमारी ही ऐसी है। और एक और बात यहां पर जो अहम हो जाती है, आप अपने मन से ये चीज तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि कैंसर का इलाज नहीं है। वो दौर बीत चुका है, वो बात बीत चुकी है जिसमें यह कहा जाता था कि अगर किसी को कैंसर है तो उनका बच पाना मुश्किल है या फिर उसका इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत ज्यादा तरक्की मेडिकल साइंस में कर ली है, हर बीमारी का इलाज आज के समय में है। बात अगर हम कैंसर की स्टेजेस की करें तो कोई दिक्कत लेने वाली या फिर परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस मामले को लेकर हमने तमाम चीजें, तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है डॉक्टर शुभम जैन के साथ हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल डॉक्टर स्टॉक में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप बहुत ज्यादा खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सतर्क रहें, खुश रहें, सावधान रहें। नमस्कार। थैंक यू।